इसमें सबसे पहली जो चीज है जो हमने समझनी है, वो आप इसको ऐसा समझें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्योरीज अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं फंक्शनलिस्ट व्यूज, ठीक है, अबाउट हाउ एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू वैल्यू कंसेंसस एंड सोशल सॉलिडेरिटी। तो इसमें सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होते हैं एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, देन मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। देखिए, फंक्शनलिस्ट एक ग्रुप होता है सोशियोलॉजिस्ट, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो फंक्शनलिस्ट कहलाते हैं। फंक्शनलिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें। बेसिकली ये जो ग्रुप है फंक्शनलिस्ट का, ठीक है, ये इनका जो आर्गुमेंट है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो ये होती है कि दे आर, ठीक है, दे आर पॉजिटिव अबाउट सोसाइटी, ठीक है। पहली चीज तो हम्म। ये ध्यान में रखिएगा। प्लस इनका दूसरा काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिफाइंस फंक्शंस ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये कहते हैं कि सोसाइटी जो ना एक बॉडी की तरह होती है, इट्स लाइक अ बॉडी। और जिस तरह बॉडी के हर ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ऐसे ही सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूट के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ गई? ठीक है। जी। तो ये कहते हैं कि सोसाइटी इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और दिस सेट के सोसाइटी द इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, ठीक है। मेन इनका काम ये होता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा एक टीम वर्क चल रहा होता है, टीम वर्क फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं लेट सपोज एजुकेशन की, ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट की नजर में एजुकेशन इज आल्सो द सिस्टम, ठीक है। एजुकेशन भी इनकी नज़र में पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, पूरा एक सिस्टम है। और इनका कहना ये होता है, अच्छा मैं आपसे भी पूछ लूंगा, आप बता दीजिएगा। ये कहते हैं कि एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ सोसाइटी, और दे बिलीव दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ अ स्कूल इज टू हेल्प पीपल फील कनेक्टेड टू देयर सोसाइटी। मतलब स्कूल जो होते हैं या एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोगों को क्या कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के साथ कनेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब देखिए, इन्होंने पॉजिटिव रिव्यूज दिए एजुकेशन के बारे में, ठीक है। हाँ। ये कहना है कि वो सिस्टम होता है जो कनेक्ट कर देता है लोगों को, कनेक्टेड पीपल विद सोसाइटी, ठीक है। किस तरीके से? अब वो तरीका समझ लें। वाई? सोशलाइजेशन, ठीक है। यू नो व्हाट इज सोशलाइजेशन? दे आर लाइक कनेक्टिंग टू आवर सोसाइटी एंड जो है ना अपने वैल्यूज एंड नॉर्म्स को जो है आप उसको हाँ। अंडरस्टैंड करें। So socialization is a process to make the people how to fit in the society। कौन कौन से नॉर्म्स एंड वैल्यूज को लेते हुए आपने सोसाइटी के अंदर फिट होना है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन वो सिस्टम होता है जो सोशलाइजेशन के जरिए लोगों को सोसाइटी के साथ फिट कर रहा है और सोसाइटी को स्टेबल कर रहा है, ठीक है। ठीक है, मेक सोसाइटी स्टेबल, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक एक जर्नल ओवरव्यू आपके सामने ये आ गया, ठीक है। दूसरा एक सोशियोलॉजिकल टर्म है। जब हम फंक्शनल व्यूज की बात करते हैं तो वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म है सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है। याद रहेगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये जब फंक्शंस बताते हैं ना एजुकेशन के, तो ये सबसे पहली जो टर्म इनकी आती है वो आती है सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दैट इज अ सोशियोलॉजिकल टर्म। वो कहते हैं कि एजुकेशन का एक फंक्शन ये होता है कि वो सोशल सॉलिडेरिटी को क्रिएट करती है, ठीक है। अब सोशल सॉलिडेरिटी क्या होती है इसको समझ लें। दैट इज द लाइक, मैं क्या बोलूँ इसको, कि इट्स अ सेंस, इट रेफर्स टू अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। मतलब फीलिंग लाइक यू बिलोंग टू अ लार्जर ग्रुप। मतलब सोशल सॉलिडेरिटी से मतलब ये है कि जब आप एक स्कूल को ज्वाइन करते हो या कॉलेज को ज्वाइन करते हो या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर देते हो, तो वहां पर आपको सेंस ऑफ कम्युनिटी मिलता है। आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़ी सोसाइटी के साथ जो है ना वो कनेक्टेड हो चुके हो, आप एक लार्जर ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो चुके हो। गॉट इट? समझ आ गया? जी। इसको हम सोशल सॉलिडेरिटी कहते हैं, ठीक है। यानी इट मीन्स के यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेफर्स टू, क्या कहा था मैंने, सेंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सोशल सॉलिडेरिटी का सेंस है। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर सोशल सॉलिडेरिटी आ जाती है।
ठीक है, आप जो है पूरी सोसाइटी के साथ आपको लगता है कि आप कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। मतलब एजुकेशन एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आपको पता है एक प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है जो फैमिली के अंदर हो गई, ठीक है। जब एक फैमिली होती है वहां पर आपको वैल्यूज पढ़ाए जाते हैं, वहां पर आप नॉर्म्स सीखते हो, ठीक है। जब आप इस फैमिली से बाहर निकलते हैं, स्कूल ज्वाइन करते हैं, तो अभी आपकी सोशलाइजेशन स्टॉप नहीं होती, अब वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप एक कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाते हो, तो जो स्कूल या जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो एक ब्रिज होता है, ठीक है। आपकी हम्म। जो प्राइवेट वर्ल्ड थी फैमिली की और जो पब्लिक वर्ल्ड है, ठीक है, सोसाइटी की, उसके दरमियान एक ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि दिस सेड एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कर देते हैं, एक्ट्स लाइक अ ब्रिज, ठीक है, बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी। गॉट इट? क्लियर हो गया? अब मुझे बताएं कि आपको फंक्शनलिस्ट के व्यूज क्लियर हुए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं एजुकेशन के बारे में? यस। जी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स अगर मैं ऐड करना चाहूँ, ठीक है, जैसे जब हम डेवलपमेंट करते हैं आंसर की, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बात की सोशल सॉलिडेरिटी की, अब स्कूल्स है, स्कूल सोशल सॉलिडेरिटी को कैसे प्रमोट करेगा? मैं कह सकता हूँ बाय टीचिंग शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, कुछ चीज़ों के ज़रिए, जैसे कि नेशनल एंथम, आप घर में तो कभी नहीं पढ़ते, फैमिली में कभी कोई नेशनल एंथम पढ़ता है? कभी नहीं। लेकिन जब स्कूल जाते हैं, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे नेशनल एंथम के बारे में अवेयरनेस हो जाती है, वहाँ पे आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी कनेक्ट जो है वो आप एक प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है। आप आप फ्लैग को डिस्प्ले करते हो, आप वहाँ पर अपनी नेशनल हिस्ट्री पढ़ते हो, तो स्कूल ने आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी जनरेट कर दी और सोशल सॉलिडेरिटी पे काम करके, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल ये ऐड कर सकते हैं, आफ्टर गोइंग स्कूल, ठीक है। एक सेकेंड चाहिए, पीपल नेशनल एंथम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सोशल सॉलिडेरिटी हो जाएगी, ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और इसी तरीके से आपने आपने हिस्ट्री पढ़ी अपने मुल्क की, ठीक है, लाइक कंट्री हिस्ट्री, ठीक है, इससे भी आप क्या हो गए, मुल्क से कनेक्ट हो गए, आपके एक नेशनल आइडेंटिटी बन गई, ये सारी चीज आपकी नेशनल आइडेंटिटी को जनरेट कर रही। इज इट ओके ना? समझ में आ गया? ये जी। इसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो सकता है? वैल्यू कंसेंसस, ये भी स्कूल का काम होता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन जो जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने भी इस्तेमाल किया सोशल सॉलिडेरिटी को, ये वाला वर्ड था, ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सेकंड जो टर्म इस्तेमाल करते हैं फंक्शनलिस्ट, वो करते हैं वैल्यू कंसेंसस की। ये भी एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, सोशियोलॉजिकल मटेरियल है। वो कहते हैं कि स्कूल का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो वैल्यू कंसेंसस के ऊपर वर्क कर रहा होता है। अब वैल्यू कंसेंसस क्या होती है, इसको अगर हम इजी वर्ड्स में समझें, तो इट मींस के व्हेन मोस्ट पीपल इन अ सोसाइटी अग्री ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड राइट, ठीक है, यानी एक जर्नल एग्रीमेंट होता है। इफ्रा, समझ में आया? जी। वैल्यू कंसेंसस का मतलब एक जनरल जर्नल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। जी, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी इस बात पर अग्री करते हैं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज राइट है। समझ आ गई? उसी को वैल्यू कंसेंसस कहते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी अग्री ऑन व्हाट इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट, ये वैल्यू कंसेंसस होती है, ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट के मुताबिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का दूसरा जो फंक्शन होता है वो वैल्यू कंसेंसस होता है, ठीक है। इसको मजीद इलेबरेट करें तो क्या हो सकता है, जैसे लेट सपोज स्कूल टीच स्टूडेंट्स द सेम नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं जी, बताएंगे आप? आपके जो बिलीव्स होते हैं अपने जो सोसाइटीज के जो हाँ, आप जो नॉर्म्स। तो आप बेसिकली अपने लाइफ में जो आप एक
आपका जो कल्चर्स वगैरह होता है आप उसके हम्म। अंदर जो हम्म। बिलीव रखते हो वो सब कुछ होता है। एग्जैक्टली मतलब ये एक्सपेक्टेड वेज ऑफ बिहेविंग होते हैं, लोग हम्म। आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्म्स हैं। जैसे लेट सपोज अगर आप कहीं जाते हो, पहले से वहां पे लाइन, अगर आप किसी मार्ट में जा रहे हैं शॉपिंग करने, वहां पे पहले से लाइन लगी हुई है काउंटर पे, तो आप लाइन को ब्रेक नहीं करते, ठीक है, आप हम्म। लाइन में ही खड़े होते हैं, दैट इज अ नॉर्म। क्योंकि लोग आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप लाइन को फॉलो करोगे, ठीक है। तो नॉर्म्स, अब देखिए मेजोरिटी ऑफ द पीपल इस चीज को इस पे एग्री करती है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने अपने नंबर का वेट करें, ठीक है। वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज का मतलब होता है कि द बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे लेट सपोज अगर मैं बात करूं, एक एक बच्चा है, ठीक है, ही लर्न टू वैल्यू इंडिविजुअल अचीवमेंट एंड कंपटीशन, ठीक है। हम्म। फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अच्छा, ये सारी चीजें जो ना वैल्यूज और नॉर्म्स स्कूल कैसे सिखाता है, सवाल ये है। तो एक और टर्म आ जाएगी, वो आ जाएगी हिडन करिकुलम, ठीक है। ये चीजें स्कूल आपको पढ़ाएगा नहीं, ठीक है, बल्कि हिडन करिकुलम के जरिए आपको सिखा देगा, ठीक है। यू नो अबाउट हिडन करिकुलम? जी। या जो आप जो है बिसाइड स्टडीज जो है मतलब सब्जेक्ट्स के अलावा आप जो हम्म। सीखते हो स्कूल में। ठीक हो गया। मतलब जो अनस्पोकन लेसन होता है, ठीक है, चिल्ड्रन हम्म। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एट स्कूल, जैसे कि लाइक बीइंग ऑन टाइम और फॉलोइंग द रूल्स, ये चीजें हिडन करिकुलम होती हैं, ठीक है। जैसे कि पंक्चुअलिटी हो जाती है, रेगुलरिटी हो जाती है, तो ये अनस्पोकन लेसन्स होते हैं जो जो स्कूल एक्सपीरियंस कराता है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लर्न दैट हार्ड वर्क एंड फॉलोइंग अथॉरिटी लीड टू रिवॉर्ड्स लाइक गुड ग्रेड्स, ठीक है। एक स्टूडेंट का ये अकीदा बन जाता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, तो ये हिडन करिकुलम के जरिए। इसी तरीके से अथॉरिटी को फॉलो करना, ये भी हिडन करिकुलम के जरिए ही आता है। तो हिडन करिकुलम स्कूल के अंदर जो सोशलाइजेशन होती है वो वाई हिडन करिकुलम होती है। और हिडन करिकुलम का मतलब ये होता है कि ये वो लेसन्स होते हैं जो अनरिटन होते हैं, अनस्पोकन होते हैं, जिसमें चिल्ड्रन को एक्सपीरियंस के जरिए पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि अथॉरिटी को फॉलो करना, हार्ड वर्किंग करना, रेगुलर होना, पंक्चुअल होना, तो ये सारी चीजें आपको वैल्यू कंसेंसस की तरफ लेके जाती हैं। तो वैल्यू कंसेंसस के अंदर हमने, जब हम वैल्यू कंसेंसस की बात करते हैं तो नॉर्म्स भी पढ़ लेते हैं, वैल्यूज भी पढ़ लेते हैं, और हिडन करिकुलम की भी बात हो जाती है। तो फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो सेकंड फंक्शन होता है वो वैल्यू कंसेंसस होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा जो टॉपिक आ रहा है आपके सब्जेक्ट के अंदर, एक सेकेंड, ये आ रहा है एजुकेशन एंड रोल एलोकेशन। अच्छा, इसके अंदर बताएं कोई बात अगर रह गई हो, फंक्शनलिस्ट व्यूज अबाउट हाउ एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू वैल्यू कंसेंसस एंड सोशल सॉलिडारिटी। इज इट क्लियर ना? समझ आ ये गया? क्लियर। अब आ ठीक है। जाते हैं एजुकेशन एंड रोल एलोकेशन, ठीक है। इसकी मैं हेडिंग बना दूं पहले। अच्छा, ये बेसिकली नोट्स नहीं है, ये मैं रिटन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारा क्लियर हो जाए कि हम कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, किस किस जगह हमने कौन कौन सी चीजों को हमने टच कर लिया, ठीक है। ठीक है। अब एजुकेशन एंड रोल एलोकेशन देखें, रोल एलोकेशन भी एक टर्म है, एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। तो इसमें फंक्शनलिस्ट का एक आर्ग्यू आ जाता है कि दैट स्कूल्स आर नेसेसरी टू सिफ्ट एंड सॉर्ट पीपल इनटू द राइट जॉब्स फॉर देयर टैलेंट। मतलब स्कूल जो है वो रोल एलोकेशन कर रहा होता है, मतलब जिन लोगों के अंदर जो टैलेंट्स होते हैं उसके हिसाब से उनकी सॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये एक आर्ग्यूमेंट है रोल एलोकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्टली लिख देता हूँ कि फंक्शनलिस्ट argue about sorting students according to their according to their talent, according to their talent and abilities, ठीक है। ये फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि स्कूल के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, उनकी स्ट्रीमिंग की जाती है, उनके टैलेंट को देखकर ही इनको रोल्स एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज रोल एलोकेशन, कैन यू डिफाइन? और किसी को भी लाइक टैलेंट बेस्ड जो है बच्चों को जो है उनके करियर्स की तरफ परस्यू करना और जो है बेसिकली जो आपकी सोसाइटी में जो लोग जो होते हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं लाइक जैसे मोस्ट मैन जो है वो फादर का रोल प्ले करते हैं और फिर जो कुछ टीचर्स होते हैं आपके एग्जैक्ट, फ्रेंड्स होते हैं ये सब लोग। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, ठीक है। मतलब रोल एलोकेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। मैं कह सकता हूँ प्रोसेस ऑफ मैचिंग पीपल टू जॉब्स,
मतलब प्लेसिंग इंडिविजुअल्स इनटू वर्क रोल्स दैट फिट देयर यूनिक एबिलिटीज एंड स्किल्स। जो चीज़ आपकी स्किल्स पर और आपकी जो एबिलिटीज हैं, जो यूनिक एबिलिटीज हैं, ठीक है, जो आप उसके अकॉर्डिंगली जिस चीज़ पे फिट हो रहे हो, उस पे उस पे आपको प्लेस कर देना, दैट इज द रूल एलोकेशन। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, डेविस एंड मोरे। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ। देखें, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यूमेंट होता है ना, ठीक है, इनका जितना आपको, मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई जिसमें सारे सोशियोलॉजिस्ट का लिखा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, डेविस एंड मोरे, इनके नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनकी, सॉरी, नाम कैपिटल से आएगा। ठीक है, इनकी जो ना पूरी एक इनके सोसाइटी मस्ट इंश्योर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स होती हैं, दे आर फिल्ड बाय द मोस्ट टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल। वो ये कहते हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स होती हैं उस पे लाजमी। जी, नो, समझ कंटिन्यू। जी फ्रा, बताएं आप क्या कह रही हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि डेविस और मोरे जो है ना, अच्छा देखें, इन्होंने एक नॉर्मल सी बात की है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि सर्जन हो गया, या मिसाल के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट हो गई, या पॉलिटिशियंस, या मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर, इस पे आप हर बंदे को नहीं बैठा सकते इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पीपल ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो सबको पता है, लेकिन हम डेविस और मोरे को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, वाई? जी, बताएंगे आप। लाइक उन्होंने और अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ था कि कुछ जो है पोजीशंस होती हैं जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों को सूट करती हैं, लाइक उनके अंदर एबिलिटी होती है, तो वो इसी हम्म, जगह को वो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देखो, हाँ, आपकी बात भी सही है, लेकिन बेसिकली इनके नाम मेंशन करना और इनकी बात को कोट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको मार्क्स मिल सके। आपको मार्क्स चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का जो पेपर होता है, इस चीज़ को रिकमेंड करता है कि आप ज़्यादातर रेफरेंसेस दो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो आपको जहाँ जहाँ से जो जो रेफरेंस मिलते हैं, भले उनकी बात बहुत ही नॉर्मल किस्म की हो, लेकिन आपने उसको फ्रेज करना है। समझ आ गई? तो दैट इज वाई इनकी एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है, सोसाइटी जो हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स होती हैं। इस वजह से मैंने इसको लिखा है ताकि मतलब एक एक हमारा एक तासुर चला जाए कि हमने सोशियोलॉजिस्ट को भी मेंशन किया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स must filled by most talented people, talented, और हाँ, एक चीज और कर दें, talented and hard working people। ठीक है, समझ आ गई? जी। तो ये अब दैट इज अ रोल एलोकेशन। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात ही क्या कहलाती है, रोल एलोकेशन कहलाती है। ठीक है, ये रोल एलोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, स्कूल जो है वो आपको, आप स्कूल टेस्ट लेता है, एग्जाम्स कंडक्ट करता है, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके ना कि हु आर द मोस्ट कैपेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर हम इस बात को ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे कि लाइक जैसे कि स्कूल्स क्या कर रहे हैं, स्कूल्स सॉर्टिंग स्टूडेंट्स बाय एग्जाम्स एंड टेस्ट। ठीक है, तो ये रोल एलोकेशन होती है। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट की एक बात और क्लियर हो गई कि रोल एलोकेशन का जो स्टेप है वो स्कूल से हो रहा है, और वो डायरेक्टली नहीं हो रहा, बल्कि इसके लिए स्कूल्स बकायदा एग्जाम्स कर रहा है और टेस्ट ले रहा है, जिसके जरिए उनकी बच्चों की ग्रेडिंग सामने आती है, और फिर पता लगता है कि भाई वो किस जॉब पर फिट हो रहे हैं। इज इट ओके, समझ आ गया? जी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक टर्म और भी आ जाती है जो अक्सर फंक्शनलिस्ट यूज करते हैं, उस टर्म का नाम है मेरिटोक्रेसी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राइट, ये एक और टर्म है। ठीक है, अब मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वैसे आपको नाम से अंदाजा हो रहा है कि इसका मतलब क्या होगा? हम्म, नहीं। देखें,
इसको एक जनरल एग्जांपल से अगर आप लें, अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपने एफर्ट की है तो सक्सेस भी आप ही को मिलनी चाहिए ना, ठीक है? हाँ। आपकी जगह किसी और को मिल जाए सो दैट इज अनफेयर एंड रॉन्ग। तो मेरिटोक्रेसी, दैट इज अ सिस्टम where you succeed based on your own talent and effort, ठीक है? ठीक है। मतलब अगर आप कोई पोजीशन इन द सोसाइटी अचीव कर रहे हो तो आप अपने हार्ड वर्क के बिहाफ पर करो rather than because of your family's मनी और स्टेटस। समझ आ गई? जी। तो ये मेरिटोक्रेसी कहलाता है, ठीक है? अब इसके अंदर होता क्या है, फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं कि जैसे कि एज लॉन्ग एज द एजुकेशन सिस्टम इज फेयर एंड गिव्स एवरीवन द सेम चांसेस, तो रिजल्ट्स जो है वो क्या होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं। मतलब स्कूल या कॉलेज जो होते हैं वो मेरिटोक्रेसी पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? सो पीपल हु एंड अप इन लो पेड जॉब, ठीक है, तो वो इसको एक्सेप्ट समझते हैं मतलब वो इसको फेयर समझते हैं बिकॉज दे बिलीव दस दे सिंपली डिडंट हैव द सेम एबिलिटी एज दोज इन हायर पोजीशंस ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, ही इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, ठीक है, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है, स्टडीज वेरी हार्ड, और उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो मेरिटोक्रेसी की एन एग्जाम्पल है। समझ आ गई? ठीक जी। है, अब उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखा कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसको एक टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप ऑफर हो गई, सो दैट इज मेरिटोक्रेसी। तो फंक्शनलिस्ट ये आर्गुमेंट करते हैं कि स्कूल जो है वो मेरिटोक्रेसी को जो है प्रोसीड कर रहा होता है, इसको फॉरवर्ड कर रहा होता है, ठीक है? स्कूल के अंदर मेरिटोक्रेसी होती है, स्कूल ये नहीं देखता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशल क्लास में क्या बैकग्राउंड है, वो सिर्फ ये देखता है कि अगर आप हार्ड वर्किंग है तो वो आपको चांस जरूर देगा, ठीक है? तो वो कहते हैं कि स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है, एजुकेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर फेयर ट्रीटमेंट होती है। इज इट क्लियर ना? समझ आ गया? जी। ठीक है। अब देखें, एक चीज इसमें और समझ लें, एक एक वर्ड और भी है, ठीक है? पहले मैं मेरिटोक्रेसी का लिख देता हूँ, बल्कि छोड़ें, समझ में तो आपको आ ही गया होगा, नोट्स में तो लिखा हुआ है, ठीक जी। है? जी। क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है ना, हमने इसको पूरा कवर करना है। एक हो जाता है आपका, एक टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मेरिटोक्रेसी के बाद, एक होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सोशियोलॉजिकल टर्म्स पर हम रहें, क्योंकि मसला ये आता है कि स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं इंग्लिश का पेपर, जो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, वो इंग्लिश की तरह इसके अंदर पूरा ऐसे लिख के आ जाएंगे। वो ना तो सोशियोलॉजिकल टर्म्स यूज करते हैं, ना सोशियोलॉजिकल मटेरियल डाल रहे होते हैं, ना किसी सोशियोलॉजिस्ट का रेफरेंस दे रहे होते हैं, ना ये सारी बातें कर रहे होते हैं। वो सिर्फ एक एक एक्सप्लेनेशन देकर आ जाते हैं, और फिर मसला ये होता है कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ठीक है? तो हमने वो काम नहीं करना, ठीक है? अब ठीक। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका इसका मतलब ये होता है, दैट इज द आइडिया कि सोसाइटी जो है वो, एज सोसाइटी बिकम्स मोर मॉडर्न, तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो मोर स्पेशलाइज होते जा रहे हैं। मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जो है वो डेवलप कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? जितना मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट जितना डेवलप हो रहा है उतना कोई और नहीं हो रहा, ठीक है? अगर हम पास्ट में देखें तो फैमिलीज अपने बच्चों को पढ़ाती थी ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे नीडेड टू नो, ठीक है? और अब उनका जो काम है, जैसे ही ट्रेडिशनल रोल बदला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो फैमिलीज शिफ्ट होना शुरू हो गई, फिर मॉडर्न सोसाइटी में आना शुरू हो गई, तो अब एजुकेशन सिस्टम भी क्या हो चुका है, एडवांस हो चुका है, ठीक है? न्यू इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कि स्कूल सिस्टम, मास स्कूल सिस्टम हो गया, ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत अपडेटेड फॉर्म में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि अब जो फंक्शंस है ना वो डिफरेंस कर चुके हैं, ठीक है? मतलब ठीक। इसको मैं आसान लफ्जों में ऐसे लिख देता हूँ कि institutions are now developed and updated, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब जो जी। इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं। जैसे आप देखो, अगर मॉडर्न एरा के अंदर एआई आ गया, ठीक है, पहले नहीं हम्म। था, ठीक है? अब बहुत सारी चीजें जो है ना, मतलब टीचिंग स्टाइल, मोड ऑफ टीचिंग, सारी चीजें अलग अलग हो गई ना, थोड़ा सा अपडेटेड हो गई। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन के अंदर सिंपल ये बात आती है कि चूंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो स्पेशलाइज हो चुके हैं, और इसके पीछे फैक्टर ये कि सोसाइटी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है, ठीक है? इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल रूल टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल
सोसाइटी, ठीक है। दैट इज वाई अब जो ना फंक्शन के अंदर थोड़ा सा फर्क आया, अब मोड ऑफ टीचिंग ये सारी चीजें अब चेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ तक जो ना हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फंक्शनल इज व्यूज अबाउट हाउ एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू वैल्यू कंसेंसस एंड सोशल सॉलिडेरिटी, एजुकेशन एंड रोल एलोकेशन, ठीक है। अब ठीक है। ऊपर चल के देखते हैं कौन सा रह जाता है। हाँ, मार्क्सिस्ट व्यूज, ठीक है। मार्क्सिस्ट व्यूज वाला ये सिस्टम हम देख लेते हैं। देखें, सबसे पहली चीज तो ये समझिएगा, एफ्रा बेटा क्लियर है, समझ आ रहा है? जी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Marxist views about how education contributes to maintain the capitalist economic system। अच्छा, ये बात पढ़ के सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। क्योंकि मार्क्सिस्ट अक्सर यही बात करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है ना, हर तरीके से उसको फायदा पहुंच रहा है, हर तरीके से उसको बेनिफिट पहुंच रहा है। तो मार्क्सिस्ट यही कहते हैं कि एजुकेशन आपकी सोसाइटी को सोशलाइज नहीं कर रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटलिज्म को फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। वो ये कहता है कि एजुकेशन के अंदर कोई मेरिटोक्रेसी नहीं होती, कोई रोल एलोकेशन नहीं होता, यहाँ पर जस्ट एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कैपिटलिज्म है उसको प्रमोट किया जा रहा है। मतलब दे आर्ग्यू दैट एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल used by the burghers or ruling class to maintain the capitalist system, ठीक है, rather than being a fair system, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर कुछ टर्म्स ध्यान में रखिएगा जो मार्क्सिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे एक वर्ड है, लेट सपोज आई थिंक, ठीक है, ये आपकी रूलिंग क्लास होती है, हम्म। ठीक है। और एक होता है, ये आपकी वर्किंग क्लास होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में जिनको हम पुअर कहते हैं, नॉर्मल ठीक लैंग्वेज में, नॉट सोशियोलॉजिकल टर्म। सोशियोलॉजिकल टर्म के अंदर को बर्गर्स कहा जाता है, इनको प्रोलिटेरिएट कहा जाता है, ठीक है, राइट। तो अब देखें, वो कह रहा है इनके दरमियान बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हम्म। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है वाई एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को मार्क्सिस्ट कह रहे हैं कि एजुकेशन एक टूल है, मतलब कोई आम टूल नहीं है, दैट इज वेरी पावरफुल टूल, ठीक है। और इस टूल को इस्तेमाल कौन कर रहा है? बर्गर्स कर रहे हैं, रूलिंग क्लास कर रही है, ठीक है। और वो सिर्फ क्या करते हैं, जो प्रोलिटेरिएट होते हैं, जो वर्किंग क्लास होते हैं, एजुकेशन उनको सिर्फ ये सिखाती है कि उनको यस बॉस कहना है, या उनको फॉलो द अथॉरिटी, या उनको सिर्फ क्या करना है, फॉलो द अथॉरिटी करना है, बस। और रूलिंग क्लास जो है, दे आर लाइक लाइक किंग, ठीक है, ये समझना। ठीक। इज इट ठीक। क्लियर? जरूर। ठीक है। अब देखें वो कैसे, जैसे लेट सपोज के एक टर्म है, सोशियोलॉजिकल टर्म है, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसिस, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर फर्स्ट हम इसके फंक्शन की बात करें तो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, ठीक है। इस टर्म को सबसे पहले जिस मार्क्सिस्ट ने यूज किया था, उसका नाम था लुइस ऑल्थुसर, ठीक है, हम्म। राइट। ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें हुआ क्या, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस क्या होता है? इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस जो आइडियाज और बिलीफ्स को यूज करते हैं टू कंट्रोल हाउ पीपल थिंक। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, दैट इज द टर्म, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस इज द टर्म, ऐसी टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस दैट यूज आइडियाज एंड दैट यूज बिलीव्स टू कंट्रोल हाउ पीपल थिंक, मतलब वो लोगों की मेंटालिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और वही ऐसा क्यों करते हैं? टू एंश्योर द वर्किंग क्लास एक्सेप्ट देयर लोअर पोजीशन इन सोसाइटी, मतलब वो ये चाहते हैं कि वर्किंग क्लास अपनी पोजीशन को मान ले कि वो वर्किंग क्लास है, वो कभी इलीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस ठीक। टर्म का जो सादा सा मतलब है वो ये होता है कि आइडियाज यूज्ड बाय, कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो एलिट होते हैं, ठीक है, आइडियाज हम्म। यूज्ड टू कंट्रोल हाउ पीपल हम्म। थिंक,
ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, ये किस लिए करते हैं? मेक श्योर करने के लिए, मेक श्योर दैट कि जो आपका वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास एक्सेप्ट देयर पुअर पोजीशन, या पुअर नहीं, लोअर लिखते हैं, ठीक है, एज नॉर्मल, मतलब इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए, हम्म, राइट। तो हाँ, ये चीज आई थी। अब इसमें देखें, लेट सपोज कि स्कूल टीच स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ, मतलब स्टूडेंट्स को सोशलाइज किया जाता है टू बिलीव दैट इनइक्वालिटी इज नॉर्मल, ठीक है, और ये भी रियलाइज किया जाता है कि दैट देयर फ्यूचर लो स्टेटस जॉब्स आर जस्टिफाइड। मतलब अगर वर्किंग क्लास स्टूडेंट स्कूल में आता है तो वो उसके जहन में शुरू से बात बिठा दी जाती है, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, और क्या कहते हैं वो एक पुअर क्लास से बिलोंग करता है, तो उसको एक लो स्टेटस जॉब ही मिलेगी। वो कभी जो ना एस्टेब्लिशमेंट में नहीं जाएगा, कभी ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा सकता, उसको एक छोटी सी जॉब मिल जाएगी और वो उस पर ही खुश हो जाएगा, वो उसके लिए जस्टिफाइड हो, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट फ्रॉम वर्किंग क्लास, ठीक है। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, इस सोशलाइज्ड एक्सेप्ट समझ आ गई, दैट इज हम्म, आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है कि जो इनइक्वालिटी होती है उसको लेजिटिमाइज कर दिया जाता है, इसको कानूनी हैसियत दे दी जाती है, ठीक है। कॉल मार्क्स ये कहता है कि एजुकेशन प्रिवेंट्स द वर्किंग क्लास फ्रॉम डेवलपिंग, ठीक है, क्लास कॉन्शियसनेस। मतलब ये होता है कि मतलब उनकी कभी क्लास सोशल मोबिलिटी कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब वो अपने आप को ऑप्रेस ग्रुप समझ लेते हैं, ठीक है, और वो जो है कभी भी ऑनर्स को अपोज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी को जस्टिफाइड कर दिया जाता है, ठीक है, ये भी है इनइक्वालिटी। ये ले देता हूँ मैं, राइट। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और भी है, अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो इसके अंदर एक आता है कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल्स, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये वो टर्म है जो मार्क्सिस्ट ने यूज की है, ठीक है। वो कहते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है डायरेक्ट लिंक या कॉपी, मतलब दो चीजों में, द वे स्कूल्स आर ऑर्गेनाइज एंड द वे कैपिटलिस्ट वर्क प्लेस फंक्शन। यानी मिसाल के तौर पर स्कूल क्या करेगा, स्कूल प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडल्ट वर्क, ठीक है, बाय सोशलाइजिंग देम इनटू नॉर्म्स लाइक रेगुलर अटेंडेंस। मतलब बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो रेगुलर अटेंडेंस देगा, ये नॉर्म्स में आएगा, ठीक है, उसकी अटेंडेंस बिल्कुल। होगी, पंक्चुअलिटी नॉर्म्स के अंदर आएगी, और अथॉरिटी के ऑर्डर्स को फॉलो करना ये नॉर्म्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो जब स्कूल जाता है तो वो पहले ही इस चीज में प्रिपेयर हो जाता है कि उसने अथॉरिटी को कैसे ओबे करना है, ठीक है। तो ये चीज उसको प्रिपेयर करती है वर्क प्लेस के लिए, कि जब वो वर्क प्लेस पे जाएगा तो वहां पर भी उसने क्या करना है, अथॉरिटी को ओबे करना है, ठीक है। तो हम्म, स्कूल जो है कॉरेस्पॉन्डेंस बन गया, ठीक है, दो चीजों के दरमियान, ठीक है। एक हो गया, एक मिसाल के तौर पर एक स्कूल, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक लिंक बन रहा है बिटवीन स्कूल एंड वर्क प्लेस, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होगा, स्कूल के अंदर वो अथॉरिटी को ओबे करता रहा, ठीक है, अटेंडेंस देता रहा, पंक्चुअल रहा, रेगुलर रहा, हम्म, स्कूल्स के रूल को फॉलो करा, कभी क्रिटिसाइज नहीं करा। यही चीज उसको वर्क प्लेस पे भी करनी है। वहां पर उसका जो हेड होगा, मैनेजर होगा, वो चूंकि स्कूल के अंदर वो सोशलाइज हो चुका है, तो वो वर्क प्लेस के अंदर भी कॉरेस्पॉन्डेंस को फॉलो करेगा, जो लिंक बन रहा है उसको फॉलो करेगा, वो वहां कभी भी अथॉरिटी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल्स की जो टर्म है, इसको यूज करने वाले जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था उनका नाम आई थिंक
बॉलिस आई थिंक कोई नाम था, मैं देख के बता दूंगा आपको, हम्म, सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, ये इन्होंने इस्तेमाल की थी। तो ये कॉल मार्क्स का जो आइडिया ना उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम एक और बात करें, ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर जिस तरह वर्कर्स होते हैं उनका उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, तो स्टूडेंट्स का भी कोई कंट्रोल नहीं होता कि स्कूल उनको क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक चीज और होती है स्कूल के अंदर, कॉल मार्क्स के मुताबिक, वो होती है स्ट्रीमिंग एंड सेटिंग। यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्ट्रीमिंग एंड सेटिंग, ये एक और टर्म है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स को ग्रुप कर दिया जाता है उनकी एबिलिटीज के मुताबिक, ठीक है, और ये चीज उनको प्रिपेयर करती है डिफरेंट मतलब वर्क रूल्स के लिए, उनको जो ना प्रिपेयर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जो लोअर सेट्स के अंदर जो लोग बैठते हैं, ठीक है, तो उनको सिंपल चीजें दी जाती हैं, उनको रिपीटेटिव रूल्स दिए जाते हैं, उनको आसान आसान टास्क दिए जाते हैं, ठीक है। और जो एलीट क्लास स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको जो ना मजीद इंडिपेंडेंटली वर्क के ऊपर उनको सिखाया जाता है, ठीक है। स्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि आपने बच्चों को अलग से मतलब सेट्स बना दिए, सेट्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, बाय सेटिंग प्लेस, ठीक है, और गिविंग देम रिपीटेटिव टास्क एंड इजी असाइनमेंट्स, ठीक है, एज कंपेयर टू एलीट, ठीक है। मतलब उनको ये सिखाया जाता है कि आप यहीं पे सही हैं, आप यहाँ पे बेस्ट फिट होते हैं, ठीक है। उनके ओपिनियंस नहीं लिए जाते, उनके आइडियाज नहीं लिए जाते, ठीक है, उनको सिर्फ टास्क बताए जाते हैं, उनको काम करना सिखाया जाता है। जबकि एलीट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके सजेशंस भी लिए जाते हैं, उनसे बात भी की जाती है, उनको जो ना सब कुछ सिखाया पढ़ा जाता है, उनके ओपिनियंस को भी वैल्यू दी जाती है। तो ये स्ट्रीमिंग और सेटिंग कहलाती है। इससे क्या होता है कि बच्चा वर्क प्लेस के लिए, जो लोअर सेट्स पे बैठे हुए होते हैं, वो वर्क प्लेस पर भी अथॉरिटी को ओबे करने के लिए बहुत ही विलिंगली तैयार हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मार्क्सिस्ट ये भी बिलीव करता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो कल्चरल रिप्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इफ्रा बेटा ज्यादा तो नहीं हो गया ये? नहीं नहीं। ओके, मुझे बता दीजिएगा, राइट, क्योंकि कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ठीक है। तो मैं आपको ठीक। शॉर्टली बता देता हूँ, ठीक है, इसके नोट्स तो इंशाल्लाह मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, कि जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो एक कल्चरल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत मतलब डिजाइन किया गया। कल्चरल रिप्रोडक्शन ये एक और वर्ड है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ, लाइक यहाँ लिख देता हूँ, कल्चरल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये कॉल मार्क्स कहता है कि कल्चरल रिप्रोडक्शन के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जहाँ पर हायर सोशल क्लास होती है वो अपने इकोनॉमिक और सोशल एडवांटेजेस को जो ना वो पास करते हैं अपने बच्चों में, ठीक है, मतलब डिलीवर इकोनॉमिक बेनिफिट, और इकोनॉमिक बेनिफिट के अलावा क्या हो जाएगा, हाँ, सोशल एडवांटेजेस भी करते हैं, सोशल नहीं एडवांटेज कर देते हैं, एडवांटेज टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सोशल एडवांटेज को एलिट क्लास अपने बच्चों तक पास आउट करती है, ठीक है, तो ये कहलाता है। और इसके अंदर ये होता है कि जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कल्चरल कैपिटल दे रहे होते हैं, जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं या एलिट क्लास होते हैं, वो बच्चों को नॉलेज भी डिलीवर करते हैं, लैंग्वेज भी डिलीवर करते हैं, मैनर्स भी उनको सिखाते हैं, और लाइक उनको जो ना मटेरियल बेनिफिट्स भी देते हैं, उनको हर चीज़, हाउसिंग, प्रॉपर गैजेट्स, हर चीज़ उनको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। कल्चरल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ना एक टर्म और ध्यान में रखिएगा, वो कहलाती है कल्चरल कैपिटल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका इंटीग्रेट करता हूँ मैं एंड में। कल्चरल कैपिटल से मुराद ये होता है कि जो आपके नॉन फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में नॉलेज आ जाएगी, ठीक है, बिहेवियर्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, हाँ, लैंग्वेज आ जाएगी,
ठीक है। और क्या जाएगा, मैनर्स आ सकते हैं, मैनर्स बिहेवियर वही बात हो, ठीक है। तो ठीक ये है। कल्चरल कैपिटल जी, ओके। तो ये कल्चरल कैपिटल भी ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों में, ट्रांसफर्ड बाय मिडिल क्लास पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये कल्चरल कैपिटल कहलाते हैं। कल्चरल रिप्रोडक्शन में देखें, कल्चरल कैपिटल और रिप्रोडक्शन में क्या फर्क होता है, कल्चरल रिप्रोडक्शन के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट भी आ गए, ठीक है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है ये मटेरियल बेनिफिट हो जाएगा, सोशल एडवांटेज ये कल्चरल कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें बहुत फर्क आ जाता है, पेरेंटल एटीट्यूड में कल्चरल कैपिटल मिडिल क्लास से बच्चों में जा रहा है, नॉलेज भी जा रही है, बिहेवियर भी जा रहा है, मैनर्स भी जा रहा है, और लैंग्वेज भी जा रही है। तो उनका जो लैंग्वेज कोड होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मिडिल क्लास पेरेंट्स का जो सॉरी स्टूडेंट्स का जो लैंग्वेज कोड होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बिहेवियर वाइज वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका पेरेंटल एटीट्यूड यही है कि वो कल्चरल कैपिटल दे रहे होते हैं। वर्किंग क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ बच्चों को ही सिखा रहे होते हैं कि फॉलो द ऑर्डर्स एंड ओबे द अथॉरिटी, जस्ट इतना ही वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। और ये जो टर्म है ना कल्चरल कैपिटल की, ये बॉडी बॉडी एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने यूज की थी। इनका नाम मैं लिख देता हूँ, इनका नाम आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, इन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, राइट। तो इनके मुताबिक कल्चरल कैपिटल की वजह से जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा सोशलाइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर फिट आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉल मार्क्स, हमने एक टर्म पढ़ी है मेरिटोक्रेसी, आपने पढ़ी है ना अभी ऊपर, ठीक जी। है, सक्सेस बेस्ड ऑन टैलेंट एंड हार्ड वर्क, ठीक है। कॉल मार्क्स भी ये टर्म इस्तेमाल करता है, लेकिन जो मार्क्सिस्ट है ना वो उसके अंदर एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, वो इसको ले लेते हैं मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी, ये एक अलग टर्म है, ठीक है। ठीक है। वो मेरिटोक्रेसी नहीं कह रहे इसको, वो कह रहे हैं मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी। मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि एजुकेशन जो है वो हम कहते हैं कि मेरिटोक्रेसी को क्लेम कर रही होती है, मार्क्सिस्ट कहता है नहीं, ठीक है, वो आर्ग्यू करता है कि वो कहता है कि दिस इज अ जस्टिफाइंग मिथ, मतलब इट मेक्स पीपल बिलीव दैट फेलियर इज देयर ओन फॉल्ट रादर देन द फॉल्ट ऑफ द अनफेयर सिस्टम, समझ आई। वो ये कह रहा होता है कि मेरिटोक्रेसी कुछ भी नहीं होता, और सिस्टम अपने आप को अनफेयर कभी नहीं कहता, वो ये कहता है कि अगर आप फेल हुए तो आपका अपना लॉस है। इसको ऐसे डिफाइन करें कि एक स्टूडेंट है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसके पास कल्चरल कैपिटल भी है, उसके पास इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, बिकॉज उसके पास प्राइवेट ट्यूशंस भी हैं, उसके पास गैजेट्स भी हैं, अच्छा इंटरनेट भी है, सब कुछ है, तो वो कामयाब हो जाएगा। और एक वर्किंग क्लास है, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन टैलेंट है, तो जब उसके पास एसेट भी नहीं है, जब उसके पास कल्चरल कैपिटल नहीं है, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा। तो ये जो फेलियर है ना, ये सिस्टम ये कहेगा कि फेलियर उस बच्चे का अपना कसूर है जो गरीब था, जो पुअर था, वो ये नहीं कहेगा कि सिस्टम अनफेयर है। दैट इज अ मिथ ऑफ मेरिटोक्रेसी। शायद मैं अपनी बात समझा सका, क्लियर। जी। तो ये मतलब मार्क्सिस्ट ये कहेगा, इसमें लिख देता हूँ, आर्ग्यू फेलियर इज बिकॉज ऑफ हाँ, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट, नॉट द अनफेयर सिस्टम, ठीक है। मतलब ये कॉल मार्क्स नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि ये एक जस्टिफाइंग मिथ है, ठीक है। इसको ऐसे ले देते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये टर्म भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर और चीज आ जाती है, हाँ एक चीज और आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि एक वर्ड होता है वोकेशनलिज्म और सोशल कंट्रोल, ठीक है। मतलब ये बता रहा हूँ कि मार्क्सिस्ट कह रहा है कि कहाँ कहाँ सिस्टम अनफेयर है, ठीक है। वो ये कहता है कि मतलब एक वोकेशनल एजुकेशन होती है, मतलब जो वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, जो ट्रेनिंग, पहले मैं वर्ड लिख देता हूँ, लिज्म, ठीक है, एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है। अभी वोकेशनलिज्म क्या होती है, ये एक और वर्ड है, ये आपकी ट्रेनिंग्स कहलाती हैं, राइट। और आपको पता है ट्रेनिंग्स होती हैं वो जॉब प्लेस पर भी होती हैं, और ये आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहलाती है, ठीक है, वोकेशनलिज्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहलाती है।
तो मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं ये वर्किंग क्लास चिल्ड्रन को अक्सर ट्रैप करती हैं, ठीक है, लो पेड पर या लो स्टेटस पर, जबकि मिडिल क्लास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब जो एकेडमिक रूट या प्रोफेशनल जॉब्स तक जाने का जो एकेडमिक रूट होता है वो फॉलो कर होता है। यानी इनका कहने का मतलब ये होता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ट्रैपिंग होती है कि हम आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए हम जो है ना आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज कंपनीज होती हैं जो लेबर को ट्रेनिंग्स देती हैं या उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करती हैं, तो वो लेबर को सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रहे होते हैं कि हम आपको हायर प्रोफेशनल ऑर्डर पे लेके जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉल मार्क्स के मुताबिक जो हाई स्टेटस जॉब होती है ना वो पहले ही गेंड हो चुकी होती है बाय मिडिल क्लास और एलिट क्लास, ठीक है। तो ये एक ट्रैपिंग होती है, इसको वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग कहता है। दैट इज अ ट्रैप अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बस ये हमारा एक टॉपिक और कवर अप हो गया। इसके अंदर कुछ टर्म्स थी जो हमने ले लिए। ऊपर चलें तो इसके अंदर आ रहा है, हाँ, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल कंट्रोल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन। कल्चरल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यू राइट एंड सोशल, सॉरी सोशल क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। हम इनकी अगर हम बात करें, देखें न्यू राइट जो ना, पहले मैं इसको नीचे लेकर आ जाता हूँ। यस, अच्छा, न्यू राइट जो है ना दरअसल इनका बिलीव ये होता है कि दैट द वे स्कूल्स एंड द इकोनॉमिक वर्क टुगेदर हैज चेंज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्कूलिंग और वर्क प्लेस दोनों चेंज हो गए। ये न्यू राइट ऑर्डर है, ठीक है। न्यू राइट, ठीक है, ये क्या कहते हैं ग्रुप है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन ठीक है। इनका कहना समझ में आ गया आपको? न्यू राइट्स वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि वर्ल्ड बिकमिंग मोर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसकी वजह से अब जो है बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, ठीक है। अब वो कहते हैं, मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ, उनका पहला आर्गुमेंट ये होता है कि हम एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रहते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमिक बेस्ड सोसाइटी होती है जो सर्विसेज और नॉलेज पर बेस करती है, ठीक है। तो क्योंकि इकोनॉमिक चेंज हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जो पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल था टीचिंग का वो अब बहुत स्लो हो चुका है और इनफ्लेक्सिबल हो चुका है। मतलब जो है ना, मतलब अब जो है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं है सोसाइटी के लिए। दूसरा वो ये कहते हैं कि पास्ट में अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स को अक्सर जो है ना स्प्लिट कर दिया जाता था एकेडमिक्स और वोकेशनल के अंदर। एकेडमिक्स से मुराद ये कि बच्चा बुक्स के जरिए पढ़ रहा है, वोकेशनल से मुराद ये होता है कि बच्चा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स ले रहा है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अब जो ना ये आउट ऑफ डेट हो चुका है, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग और एकेडमिक्स अब बेकार है, ठीक है। वो कहते हैं कि करिकुलम को फंक्शनल स्किल सिखानी चाहिए। आप देखते हैं ना बहुत सारे व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स बोलते हैं कि डिग्री की कोई वर्थ नहीं है, डिग्री की कोई हैसियत नहीं है। सुनी होंगी आपने बातें, तो वो न्यू राइट्स की बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब फंक्शनल स्किल्स आनी चाहिए ना, मतलब एकेडमिक्स को आप हटा दो, वोकेशनल ट्रेनिंग्स को आप हटा दो, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को स्किल सिखाओ, फंक्शनल स्किल सिखाओ, जैसे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना है, ठीक है, टीम वर्क कैसे करना है, ये चीज़ आप सिखाएं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो जॉब्स हैं वो बच्चा उस तक अप्रोच कर लेगा, ठीक है। तो ये न्यू राइट्स का कहना है। इफ्रा समझ में आया जी। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इनका कहना ये होता है कि एकेडमिक्स आउट ऑफ डेट हो चुका है और इसी तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग्स आउट ऑफ डेट है। असल चीज जो अपडेटेड है वो फंक्शनल स्किल्स होती है, ठीक है, जो बच्चों को आनी चाहिए। दूसरी चीज जो ये इस्तेमाल करते हैं वो मार्केटाइजेशन होती है, ठीक है। मार्केटाइजेशन से मुराद ये कि बिलीव करते हैं कि स्कूल जो है वो बिजनेस की तरह होना चाहिए, ठीक है। अगर स्कूल इफ स्कूल हैव टू कंप्लीट फॉर कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स कौन है, पेरेंट और स्टूडेंट, तो वो कह रहे हैं कि उनको अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना चाहिए, यानी स्कूल्स को जो है ना अपडेटेड होना चाहिए, उनको एआई बेस्ड होना चाहिए, उनको डिजिटलाइज होना चाहिए, उनको मॉडर्न जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो सब आनी चाहिए अगर वो अपने कस्टमर को ग्रैब करना चाहते हैं। और ये बात सही है, ठीक है। अगर स्टूडेंट फेल होता है या सक्सीड करता है तो इट इज बेस्ड ऑन देयर ऑन लाइफ चॉइसेस एंड हार्ड वर्क,
विद इन अ फेयर सिस्टम ना। तो इनका कहना ये होता है कि मार्केटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी तरीके से इनकी कुछ चीजें और भी हैं। ये बिलीव करते हैं कि एजुकेशन जो है बेस्ट टूल है सोशल प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रो को हेल्प करने, यानी मतलब मैं इसको ऐसे कह लेता हूँ, न्यू राइट्स ये कहते हैं कि आप कंबाइन कर दो एजुकेशन को प्लस इकोनॉमिक्स के साथ। मतलब स्कूल आप चलाओ लेकिन बिजनेस स्टाइल में चलाओ, समझ आई? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, चीजें अप टू डेट हो चुकी हैं, सो डेट इज आपको स्कूल्स को इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलाने की जरूरत है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलाने की जरूरत है। इसके लिए वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज भी होना चाहिए, ठीक है। जो मैनुअल फैक्ट्री जॉब्स हैं वो डिसअपियर हो चुकी हैं। इकोनॉमिक्स को मतलब इकोनॉमी नीड्स मोर वर्कर विथ हाई लेवल स्किल्स, तो उनको जो है ना टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आनी चाहिए, उनको मॉडर्न कंप्यूटिंग और फाइनेंस आना चाहिए। ये कहते हैं कि लाइक इस नीड को फुलफिल करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स हो, यानी वो स्कूल्स जो मतलब बच्चों की एबिलिटीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो पुराना जो सिस्टम होता था ना, बच्चों को स्प्लिट कर दिया जाता था थ्री तरह, मतलब एज में प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह, वो अब चीजें अनफेयर है, बच्चों को शुरू से स्किल्स दें, ठीक है। इसी तरीके से इनका ये भी कहना है कि अगर हर बच्चे को सेम चांस मिलता है सक्सीड होने के लिए, यानी मेरिटोक्रेसी को अगर आप अप्लाई करते हो, तो जो मोस्ट टैलेंटेड पीपल होते हैं उनको बेस्ट जॉब मिल जाती है, जो कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे। यानी इनका कहना यह है हर चीज के अंदर इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट। जब आप न्यू राइट पढ़ोगे तो इकोनॉमी की हर जगह बात आएगी, ठीक है। और इनके अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। बाकी चीजें सारी की सारी नोट्स के अंदर मेंशन होंगी। तो ये चीजें हमने डिस्कस की हैं न्यू राइट्स एंड, ठीक है। इफ्रा मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? यस। अच्छा, ये मैं डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको इंशाल्लाह, ये आपका था फर्स्ट वीक, ये मैं लिख देता हूँ 5.1, ठीक है। 5.1 हमने इसको कवर अप किया है। किसी हद तक हमें बहुत सारे लेसन समझ में आ गए। मैं रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।